नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कल का कार्यक्रम 1:30 बजे सुषमा स्वराज अवार्ड सम्मान समारोह, भाजपा महिला मोर्चा उत्तराखंड का कार्यक्रम, मीनाक्षी वेडिंग पॉइंट निकट रिस्पनापुल बाईपास पर कार्यक्रम, 1:50 पर दलीय नेताओं की बैठक में शामिल हुए। तो सीएम मुख्यमंत्री आवास भराड़ीसेंण में बैठक करेंगे। तो ये बड़े कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी के 11:30 बजे सुषमा स्वराज अवार्ड सम्मान समारोह, मीनाक्षी वेडिंग पॉइंट निकट रिस्पनापुर बाईपास पर कार्यक्रम। आज का ये पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे, 1:50 पर दलीय नेताओं की बैठक में शामिल होंगे सीएम। मुख्यमंत्री आवास भराड़ीसेंण में बैठक करेंगे सीएम धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की है और इस दौरान मुख्यमंत्री की उनसे अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि सीएम धामी उत्तराखंड के लिए आर्थिक व्यवस्था जुटाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उत्तराखंड पूरी तरीके से आर्थिक रूप से संपन्न प्रदेशों में शामिल हो सके। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हरिद्वार के आर्य नगर चौक से लेकर जटवाड़ा पुल तक निकाली गई, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान हरीश रावत ने कहा, ये यात्रा हाथ से हाथ जोड़ो राष्ट्रव्यापी यात्रा है। देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार जैसे कई मुद्दों को लेकर जनता की आवाज उठाने का कांग्रेस काम कर रही है और ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। वहीं संन्यास को लेकर हरीश रावत बोले, एक सन्यासी कर्मयोगी भी होता है, तो मैं कर्मयोगी सन्यासी हूं, इसलिए कर्म की धरती हरिद्वार में खड़ा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास के भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस गैर सैन्य में सरकार को घेरने का काम करेगी। ऐसा सन्यासी हूँ जो जो है हाथ से हाथ जोड़ों के माध्यम से 2024 में कांग्रेस की वापसी के लिए काम करें। राहुल जी ने जो कहा है वो धरातली सत्य है और सत्य दिल्ली में भी वही होता है, वाशिंगटन में भी वही होता है, लंदन में भी वही होता है। और जहाँ तक सवाल बाबा रामदेव जी का है, संत हैं, उन्होंने ठीक कहा, उनकी सीख का हम आदर करेंगे। देहरादून में पानी की समस्या इन दिनों सुर्खियों में है, जिसको लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ने भी लाजमी हैं। वहीं पेयजल संस्था की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हमने ऐसे स्थान चिन्हित कर लिए हैं जहां पर पानी की समस्या रहती है। उन क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करने को लेकर हमारी सरकार प्रयासरत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त टैंकर मौजूद हैं जिनसे हम इन मोहल्लों में पानी पहुंचा सकते हैं ताकि लोगों के सामने पानी की समस्या उत्पन्न न हो। गर्मियों में ग्रेविटी सोर्सेज में पानी का डिस्चार्ज बहुत कम हो जाता है, तो हमने गांव में 346 हैबिटेशंस चिन्हित कर लिए हैं जिसके लिए हम टैंकर से पानी देंगे अगर वहाँ पे कम होगा। और अर्बन एरियाज में, शहरों में 192 मोहल्ला चिन्हित किए गए हैं, वहाँ भी हम टैंकर से पानी देंगे। विभाग के पास 72 विभागीय टैंकर्स हैं और इसके अतिरिक्त 231 निजी टैंकर्स चिन्हित किए गए हैं। गैरसैंण में सत्र शुरू होने से पहले उत्तराखंड क्रांति दल के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। गांधी पार्क के बाहर सभी कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर आंदोलन किया। इस दौरान कार्यकर्ता ने कहा कि 23 साल बाद भी प्रदेश को अपना भू कानून नहीं मिल पाया है, जिसके कारण बाहरी लोग आकर यहां पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में हम भी एक बार फिर से गैरसैंण में आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। हमें प्रदेश को बने हुए 23 साल हो गए, हम अपना हिमाचल की तरफ में अपना भू कानून नहीं बना पाए। हम अपना भू कानून नहीं बना पाए और लगातार जिस प्रकार से हमारी मांग को लेकर प्रदेश सरकार ने
समिति उप समिति बनाने का जो काम किया था उसका उन्होंने प्रस्ताव भी पास किया, लेकिन वो अभी ऐसा डिस्क्लोज हुआ ही नहीं कि क्या बना है। माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने 2018 में जिस प्रकार से प्रदेश के साथ कुठाराघात करने का काम किया है कि कोई भी आओ और कोई भी खरीदो, कितनी खरीदो और सब कुछ, हमारा तो पूरा जो है पूरी लूट जा रही है जमीन हमारी। हमें प्रदेश को बने हुए 23 साल हो गए, हम अपना हिमाचल की तर्ज पे अपना भारत सरकार को आगाह करना चाहती हूँ कि हमने उत्तराखंड की मांग जो की थी, अपना खुद उत्तराखंड में एक स्वतंत्र राज्य की मांग की थी, लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार, कूटनीति और दलाली बैठ जो बाहर से यहाँ रखे, यहाँ पे इन्होंने हमारी उत्तराखंड की जो पवित्र भूमि थी उसको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। और बाहर के माफिया जो आए हैं यहाँ पे, इन्होंने सारी भूमि हमारी। हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जो सत्र चल रहा है वहाँ पे, इस सत्र में इस प्रपोजल को रखा जाए। भारत सरकार उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 13 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 18 मार्च तक गैरसैंण में चलने वाले विधानसभा सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि 12 मार्च को कांग्रेस पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक होगी। शाम 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी। ऐसे में विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। उनका कहना है कि मुद्दों की कमी नहीं है, सरकार को पूरी तरीके से घेरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि महिलाओं, किसानों और युवाओं के हित का बजट होता है, क्योंकि उनके सुझाव के आधार पर बजट को तैयार किया गया है। जहाँ तक विपक्ष की आपने बात कही, देखिए हमारे हर मंत्री सवाल देने के लिए इच्छुक हैं। हम लोग तैयारी करके जाते हैं। मैं विपक्ष से भी एक ही चीज़ निवेदन करता हूँ आप सबके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, कि बजट सत्र चलाना और सदन को चलाना सिर्फ पक्ष का काम नहीं होता, विपक्ष का भी काम होता है। तो हम लोग को समन्वय बना के काम करना चाहिए। उत्तराखंड की जो मूलभूत समस्याएँ हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको विपक्ष उठाए। ये उनका अधिकार है और हम उस अधिकार का सम्मान करते हैं। और उसमें जो भी हमारी तरफ से विपक्ष को जवाब देने होंगे हम देंगे। और मैं विपक्ष से बस निवेदन यही कर रहा हूँ कि मिलकर सदन चलाइए और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में अपना भी योगदान दीजिए। विपक्ष है, विपक्ष का अपना काम होता है, विपक्ष अपना काम करना चाहेगा, उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, विकसित बनाने के लिए विपक्ष और पक्ष दोनों को मिल के काम करना ज़रूरी होता है। और स्वाभाविक बात है, जब सत्र आहूत होता है तो कांग्रेस विधानमंडल दल अपनी बैठक आहूत करेगा, कार्य मंत्रणा की भी बैठक आहूत होगी। उसके बाद जो है तय करेंगे कि हमें किस रास्ते पर चलना है। जहाँ तक विषय है, इस सरकार ने इतने विषय दिए हैं कि बजट सत्र की इस अल्प अवधि में सबको समायोजित कर पाना बड़ा मुश्किल है। हमारा प्रयास होगा, हमारी कोशिश होगी कि हम अधिक से अधिक मुद्दों को जो है सदन के अंदर उठाने का काम। जहाँ तक कांग्रेस के मैसेज का प्रश्न है, कांग्रेस ने तो भराड़ीसैंण में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, इसमें मैं समझता हूँ किसी का कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस ने अगुवाई की और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का काम किया। हमने तब भी वहाँ पर सत्र आहूत किया जब कोई वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो टेंट में सत्र आहूत किया। ये जो है कांग्रेस का जो है गैरसैंण के प्रति या भराड़ीसैंण के प्रति जो है लगाव कह लीजिए या समर्पण कह लीजिए, ये दिखाई देता है। और स्वाभाविक बात है, जब सत्र आहूत। वहीं उत्तराखंड बजट सत्र को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष पाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि कांग्रेस जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि विधानसभा घेराव का मुद्दा केवल एक पब्लिसिटी स्टंट है। जोशीमठ की जो आपदा है, इस मामले में जब जोशीमठ की जनता सड़कों पर उतरी, तब जाके के तो सरकार और वहां का स्थानीय प्रशासन चेता। कांग्रेस पार्टी तो शुरू दिन से कह रही थी कि जोशीमठ की आपदा को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए और 3000 करोड़ का पैकेज जो है जोशीमठ के लिए घोषित किया जाना चाहिए। अब 3 महीने बाद जो है राज्य की सरकार जाग रही है और अब जाके प्रस्ताव केंद्र को भेज रही है। तो कांग्रेस पार्टी पहले दिन से क्या गलत कह रही थी? अगर आपको इतने विलंब से ही काम करने हैं तो आपके डबल इंजन की जो बात आप करते हैं उसका राज्य को क्या फायदा? जोशीमठ गैरसैंण का जो सत्र है बहुत महत्वपूर्ण सत्र है
और सरकार पूरे ईमानदारी के साथ उस सत्र को चलाना चाहती है। विपक्ष से यही उम्मीद है कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में रहेगी तो राज्य के विकास में उसका भी सहयोग रहने वाला है। जहाँ तक प्रश्न है कि वो विधानसभा गैरसैंण में जाकर घेराव करने वाले हैं, तो उनको अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिखाना है कि वो कुछ कर रहे हैं, कुछ कदम ताल कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने राज्य में ऐसा कुछ किया नहीं है, इसलिए अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिखाने के लिए रस्म अदायगी हो रही है। पौड़ी में राजस्व पुलिस और आबकारी विभाग ने एक शराब तस्कर को देर रात गिरफ्तार किया है। संयुक्त टीम ने तस्कर के पास से 28 बोतल अवैध शराब को भी बरामद किया है। दरअसल राजस्व विभाग को लंबे समय से क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी की शिकायत मिल रही थी और इसी को लेकर पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ एक संयुक्त टीम गठित कर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके चलते पुलिस को सफलता हाथ लगी है। खेत पातल में अवैध शराब बिक्री करते हुए एक वाहन जा रही है। इसी सूचना पर हम तुरंत मौके पर गए और मेरे साथ टीम में राजस्व निरीक्षक कैलाश रवि, दीपक बेरवाल राजस्व निरीक्षक, मेहराज अहमद राजस्व निरीक्षक, हम मौके पर गए। मौके पर जो है काफ़ी भीड़ भाड़ और शांति भंग होने का अंदेशा होने के कारण जो है मैंने जो है एक्साइज आबकारी निरीक्षक को सूचना दी। आबकारी निरीक्षक भी मौके पर पहुंच गए थे। हमने उक्त वाहन को पकड़कर आबकारी निरीक्षक के हैंडओवर कर दिया था, सीज कर दिया गया है। जसपुर शहर में टैक्स चोरी को लेकर जीएसटी की टीम ने एक बार फिर शहर में कई जगह छापेमारी की कार्रवाई की, जिससे क्षेत्र के व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं जीएसटी विभाग अधिकारियों ने बताया कि जसपुर में टैक्स चोरी का बहुत बड़ा घोटाला है। जसपुर लकड़ी के कारोबार को लेकर प्रसिद्ध है, लेकिन जसपुर में किसी नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया, जो लोग सरकार का टैक्स चोरी कर रहे हैं जेल के अंदर होंगे और उनके घर भी तोड़े जाएंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी से अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर ना करे। इस ऑपरेशन को करने में हमारी मदद करी। ये ऑपरेशन बेसिकली हम लोग सब एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, किसी एक का नहीं है। ये सरकार के लिए पैसा है और इतना बड़ा घोटाला है कि आप सोच नहीं सकते हो। और जसपुर जो दुनिया की भारत की सबसे बड़ी लकड़ी मंडियों में है, वो उसका नाम बदनाम हुआ। आज जसपुर में आप किसी नाम पर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। तो ये इन्होंने जो गंदगी थी ये हमने साफ करने का बीड़ा उठाया है और आप लोगों का जैसे आज तक हमारा साथ मिला है वो हम साथ देंगे। और हम आपको वाकई धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारे पिछले 4-5 दिन से जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें आप लोग का बहुत ही अच्छा योगदान है और मैं सब लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूँ इस ऑपरेशन। लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित सुल्तानपुर कस्बे से एक मामला सामने आया है, जहां जनता इंटर कॉलेज से सटे एक मेडिकल सेंटर और कन्फेशनर्स की दुकान से अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर नकदी समेत कई दस्तावेज चोरी कर लिए गए हैं। फिलहाल पीड़ित दुकानदार ने चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। वहीं तहरीर के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस भाई की जनता कन्फेक्शनर की दुकान है। 8 तारीख को रात को हमारे शटर फाड़ लिए गए और 14,600 रुपये इसके निकाले और मेरी दुकान से 6400 रुपया ATM कार्ड, आधार कार्ड और भी परिवार वालों के जो आधार कार्ड थे वो सब उठा लिए गए हैं और इसकी हमने तहरीर दे दी है लक्सर कोतवाली में। पुलिस जसपुर में किसानों के खेतों में पिछले काफी लंबे समय से पानी के मोटर की चोरी हो रही थी, जिसके बाद कोतवाली जसपुर पुलिस ने मोटर की चोरी के मामले में 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया है। पुलिस के द्वारा लगातार मोबाइल चोर और इस तरह के जो गतिविधियों में एक्टिव हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में लगातार पुलिस को सूचना मिल रही है कि आजकल एक गैंग है जो कि किसानों के खेतों से मोटर चोरी की कर रहे हैं। इसी क्रम में कल पुलिस को सूचना मिली थी और हमारा जावेद मलिक जो सब इंस्पेक्टर बाजार हैं, तो 4 लोग जो कि गंगेवाला क्षेत्र में वहाँ इस तरह की घटनाओं में जेल जा चुका है। 4 को हमने पकड़ लिया है। आर्म्स एक्ट और संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज इनको माननीय न्यायालय के
देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज मामले में गढ़वाल कमिश्नर की रिपोर्ट पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस मुद्दे पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रीतम सिंह ने जांच रिपोर्ट को गलत बताते हुए कहा है कि सीधे तौर पर सरकार के इशारे पर रिपोर्ट बनाई गई है। साथ ही उन्होंने इस मामले में छोटे अधिकारियों पर गाज गिराने और बड़े अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया है। कंफ्यूजन हमारे स्तर पर नहीं है, सरकार खुद ही दिग्भ्रमित है। सरकार ने लाठीचार्ज की जो है कमिश्नर के माध्यम से जांच कराने का काम किया, कमिश्नर की जांच रिपोर्ट और जिन छोटे अधिकारियों को इसमें दोषी पाया गया उनके परिप्रेक्ष्य में क्या कार्रवाई की सरकार ने, बताया ना। सरकार स्थानांतरण जो है वो दंड नहीं है, किसी को आपने स्थानांतरित कर दे तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और फिर वही इसके लिए दोषी क्या इंस्पेक्टर रैंक के लोग थे, क्या उससे ऊपर के अधिकारी दोषी नहीं है? तो ये तो सरकार के इशारे पर जांच हुई है और उस जांच का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। कंफ्यूजन सितारगंज में भारत सरकार की मदद से 50 एकड़ से ज्यादा भूमि पर एक्वा पार्क बनाने जा रहा है, जिसको लेकर भारत सरकार की मंजूरी के बाद कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया है कि एक्वा पार्क में मत्स्य से जुड़े कृषि पालकों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसकी मदद से पार्क में मत्स्य पालन के साथ ही एक बड़े मार्केट के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पार्क में आवास की भी व्यवस्था होगी। एक प्रपोजल जो है वो केंद्र सरकार ने हर स्टेट को निर्देशित किया था कि आपके यहाँ पर एक एक्वा पार्क केंद्र सरकार स्थापित करना चाहती है। किसी कारणवश नहीं हो पाया था हमारे स्टेट में, तो जब मैं केंद्र में मीटिंग में गया था फिशरीज़ की और वहाँ पे एक्वा पार्क का जो पूरा प्रपोजल था वो हमारे सामने रखा गया, तो मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़मीन चाहिए है, लगभग 44 एकड़ ज़मीन में सितारगंज में ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है। इसकी हमने कैबिनेट स्वीकृति हो गई है और ट्रांसफ़र हो गई लैंड रेवेन्यू से हमारे फिशरीज़ विभाग को, और एक 48 से 50 करोड़ के बीच का प्रोजेक्ट होगा जिसमें केंद्र की पूरी सहायता दी जाएगी और इंटीग्रेटेड फिशरीज़ पार्क होगा ये, जिसमें रेसवेज होंगे, जिसमें हमारी मंडी होगी, जिसमें हमारी ट्रेनिंग होगी, हमारे क्वार्टर्स होंगे, स्टाफ क्वार्टर्स होंगे, फिशरीज से लेके जितने भी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो सारा उसमें उस पूरे एक्वा पार्क में चलाए जाएंगे। इससे अच्छा भी ये होगा कि हमारा जो उधम सिंह नगर जिला है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा डैम्स अगर वो हैं तो वो उसी ज़िले में है, चाहे वो दोहरा हो, बैकुल हो, नानक सागर हो, शारदा डैम हो, तो हमारे लिए फिशरीज़ को लेके बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा। अल्मोड़ा प्रवास के दौरान लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने अधिकारियों के साथ केंद्रीय विकास की योजनाओं को लेकर बैठक की है। इस दौरान सांसद अजय टम्टा ने कहा है कि खराब सड़कों को सुधारने के लिए केंद्र सरकार कटिबद्ध है, इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि जिन सड़क मार्गों की हालत खराब है उन मार्गों के सुधारीकरण के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे, साथ ही जन सुविधा से जोड़ने का काम किया जाएगा। GSY की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अलावा भी PWD की और NH की जितनी भी सड़कें जिसमें लेट लतीफ़ हो रही है, टेंडर की प्रोसेस भी हो गई, NPP का पैसा भी जमा कर दिया, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी हो गया, उनका काम हमने लगभग पूरा कर लिया है। 250 के क्लस्टर विलेज को भी हमने जोड़ दिया है। बाकी के जो PWD के रोड है जिसमें डामरीकरण है या रोड में 3-3, 4-4 सालों से जिनमें काम नहीं हो पा रहा था या कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के चले गए, तो उसमें हमने सख्ताई लेने का निर्णय लिया और बहुत जल्दी जन सुविधाओं के लिए रोडों की कनेक्टिविटी बढ़िया हो, सुविधाजनक हो, इसके लिए हमने दिशा निर्देश दिया है। हम मसूरी में एसडीएम नंदन कुमार ने नगर पालिका हंस फाउंडेशन और बीजेपी नेता मोहन पेटवाल के साथ संयुक्त बैठक की। इस दौरान एसडीएम ने 3 अप्रैल तक शिफन कोट के लोगों को जमीन उपलब्ध कराने और हंस फाउंडेशन के साथ MOU साइन करने के निर्देश दिए। बता दें, एसडीएम नंदन कुमार ने कहा है कि इस कार्य में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। वहीं दूसरी ओर मसूरी शिफन कोट आवासहीन समिति के संरक्षक प्रदीप भंडारी ने कहा है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता शिफन कोट के लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। बात हुई थी हंस फाउंडेशन के साथ, तो इसलिए आज की जो मीटिंग हुई थी वो हंस फाउंडेशन और नगर पालिका के बीच में थी और इसमें यही निर्णय लिया गया है कि जो
नगर पालिका की जो अगली बोर्ड बैठक होगी उसमें ये साहब ने ये कहा है कि उसमें हंस फाउंडेशन के लिए जो है प्रपोजल का वो जो प्रस्ताव बनेगा उसमें ये बातें आएंगी और फिर वो उस हिसाब से जो अगले मंथ जो है 1 वीक ऑफ अप्रैल में एक दोबारा से बैठक होगी नगर पालिका और हंस फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के बीच में और उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें सॉइल टेस्टिंग वगैरह करेंगे। सॉइल टेस्टिंग के अलावा जो है जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट वो सब ओके निकलेगी तो उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके करेंगे। ये मार्च लास्ट का टाइम दिया है जिसमें हमें फॉरेस्ट से और दूसरे स्थान से एनओसी लेनी है और बाकी हमारी बोर्ड बैठक से प्रस्ताव पास होना है। मार्च लास्ट तक कंप्लीट कर देंगे और प्रस्ताव अपना हंस फाउंडेशन। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है यहाँ पर हंस फाउंडेशन के जो लोग हैं उनकी टीम यहाँ पर आई थी। एसडीएम साहब ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें ईओ नगर पालिका भी थे और हंस फाउंडेशन से कोऑर्डिनेट करते हुए उनके द्वारा बताए हुए डॉक्यूमेंट जो जिसमें कि जो हंस फाउंडेशन के लिए प्रस्ताव है और अदर जो लीगल डॉक्यूमेंट हैं उनके लिए जो है ईओ साहब को कहा गया है कि आप इसको अवेल कराएं। बात हुई थी हंस फाउंडेशन के साथ, तो इसलिए आज की जो मीटिंग हुई थी वो हंस फाउंडेशन और नगर पालिका के बीच में थी। देहरादून में झंडा मेले को लेकर नगर निगम की तैयारी जोरों पर चल रही है, जिसको लेकर महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि प्रशासन ने सभी नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सुनील उनियाल गामा ने कहा कि देवेंद्र दास महाराज जी से मुलाकात करेंगे ताकि शहर के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था कराई जा सके। प्रशासन ने झंडे के मेले के जितने हमारे वहाँ के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करी है और प्रशासन भी इसको लेकर जो है चिंतित है और जो व्यवस्थाएं प्रशासन को करनी चाहिए वो कर रहा है। नगर निगम भी आज मेरे भी शाम को मैंने भी आदरणीय महन जी से मिलना है, मैंने भी उनसे बात करी थी। तो जो भी महन जी का जो आदेश होगा सफाई से संबंधित चाहे कोई हमें कोई व्यवस्था करनी हो उसके लिए हम जो है महन जी से बात करके जो भी शहर के लिए अच्छी से अच्छी जो है व्यवस्था। गर्मियों के बदलते इस मौसम को देखते हुए राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल आशुतोष सयाना ने कहा है कि इस बार हमने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं। साथ ही गर्मियों के चलते जिन बीमारियों का खतरा ज्यादा बना रहता है उसको लेकर भी हमारे पास पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध हैं ताकि अस्पताल में आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और मरीजों को विधिवत इलाज मिल सके। जो है गर्मियों के सीजन में कई बीमारियां जो है बढ़ जाती हैं और जिस तरीके से डिहाइड्रेशन है और लूज मोशंस हैं और जिस तरीके से जो है कई जो है बीमारियां जैसे गर्मी के सीजन में गर्मी के बढ़ने से बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं हैं, पर्याप्त जो है बेड है और बेड जो है आज की डेट में 750 के बेड जो है चाहे वो आईसीयू हो चाहे वो हाई डिपेंडेंसी वार्ड हो, हर वार्ड में कम से कम जो है 50 बेड से ऊपर हैं और इसकी समुचित व्यवस्था। देहरादून में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर छिटपुट ओलावृष्टि के साथ बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। बता दें, मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि 13 से 15 मार्च तक उत्तराखंड के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और बर्फबारी गिरने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। जब 13 में जाएंगे तो थोड़ी एक्टिविटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग है, तो इनमें कुछ जगहों में जो है हल्की जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है या रेनफॉल एक्टिविटी है वो देखने को मिलनी चाहिए। 14 में जो एक्टिविटी है थोड़ा बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिनका मैंने अभी नाम लिया है तो उनमें तो आप अनेक जगहों तक में कह सकते हैं रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलनी चाहिए। और बाकी जो हिल्स में अगर बात करें तो वहाँ पे या इवन मैदानी क्षेत्रों में भी जो है तो वहाँ पर भी वो कुछ जगहों में हल्की थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज वो देखने को मिलेगी। नई टिहरी के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने अचानक जिला मुख्यालय के पास डाइजर में बैठकर गाड़ियों के चालान काटने शुरू कर दिए। जिलाधिकारी का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकतर वाहन चालकों ने अपनी सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग किया था। लगातार पहाड़ों में दुर्घटना को देखते हुए जिलाधिकारी ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है, जिससे अधिकांश वाहन चालकों के चालान काटे गए हैं। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि सभी वाहन चालक सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। वाहन चेकिंग के दौरान उप जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर अपूर्व सिंह, ARTO चक्रपाणी मिश्रा, साथ ही प्रशासन
के लोग शामिल थे। हमें ये भी इंश्योर करना है कि जितने भी हमारे वाहन चालक हैं वो सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर के चलें। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि आपको बहुत ही क्लियर रखना है, कहीं पर भी सीट बेल्ट का इंश्योर करना है, आपको हेलमेट्स का इंश्योर करना है। तो कुछ कंप्लेंट्स यहाँ से प्राप्त हो रही थी, तो आज मैंने खुद उसको देखना चाहा, तो उसमें हमने ये देखा है कि कुछ लोग के चालान कट रहे हैं आज, और कुछ लोगों ने लेकिन मैक्सिमम लोगों ने सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग किया है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। बट आज हमने सोचा कि इस पर कार्रवाई कर ली जाए, तो इसी संबंध में आज हम लोग यहाँ कार्रवाई करें। हमें ये भी इंश्योर करना है कि जितने भी तो हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करने पर कार्रवाई की गई है और ये विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो दुर्घटनाएं हैं हो रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं, उसको रोका जा सके, और इसके लिए प्रशासन बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। इस चेकिंग अभियान के जरिए जो लोग हेलमेट नहीं लगाए हैं 4 पहिया वाहन में और 2 पहिया वाहन में जो लोग हेलमेट नहीं लगाए हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये अपील भी की जा रही है कि सुरक्षा के जो मानक हैं उनका पालन करें। ये आपकी ही सुरक्षा के लिए है, सीट बेल्ट लगाकर ही आप गाड़ी चलाएं, साथ ही साथ हेलमेट का प्रयोग भी करें। देहरादून में खराब स्ट्रीट लाइट्स के चलते नगर निगम ने कुछ समय पहले ईसीएल कंपनी पर कार्रवाई की बात की है। बता दें कि ईसीएल कंपनी के पास शहर की तमाम स्ट्रीट लाइट्स को सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा नगर निगम ने दिया था। वहीं कुछ शिकायतें ऐसी निकलकर सामने आ रही थी जिसमें कंपनी द्वारा नगर निगम से समय पर भुगतान तो ले लिया जाता था, लेकिन स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का काम सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद निगम ने ईसीएल कंपनी को नोटिस भी जारी किया था। नगर आयुक्त मनोज कोयल ने बताया है कि फिलहाल कंपनी ने निगम को सामंजस्य बैठाकर और अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर ठीक तरीके से काम करने का आश्वासन दिया है। ईसीएल कंपनी पे हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है और उनके जो बिल्स हैं उनको रोक भी लिया गया है, साथ ही साथ पेनल्टी भी इम्पोज कर दी गई है, और इसके अतिरिक्त उनके द्वारा आपसी कोऑर्डिनेशन बैठकों के पश्चात टीम्स बढ़ाने का एक हमको आश्वासन दिया गया है, जिसके क्रम में जल्दी वो लोग रिपेयरिंग की टीम्स बढ़ाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो नगर निगम ईएसएल के रिस्क और कॉस्ट पे अतिरिक्त टीमें लगाने की कार्रवाई भी करेगी। वर्तमान में लाइटों की रिपेयर की व्यवस्था ठीक चल रही है, परंतु आगामी मानसून को देख के हम इन तैयारियों को और बेहतर करेंगे। ईसीएल कंपनी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।